विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में सर आपको बताएंगे। उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के फ्रेम कर रखे हैं, जिससे कि पब्लिक इन जनरल जो है, जिसको अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उससे वो अपना बेनिफिट ले सकें। और एज एडमिनिस्ट्रेटर उनके लिए जो भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखे हैं, आप इंश्योर कर सकें कि वो सारे प्रोविजन जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को स्टार्ट करें। ओवर टू यू सर। ठीक ठीक। हाँ थोड़ा वो कर दीजिए सर। हाँ सर आप शुरू कर दीजिए। हाँ कर दीजिए। हाँ शुक्रिया। मेरी आवाज आप सब लोगों को आ रही होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। कोई एक अगर कंफर्म कर दें तो बहुत अच्छा है। जी सर, जी सर, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो आप लोगों को अखिलेश जी ने बता दिया है। प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। हम कोशिश करेंगे कि जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और इन सारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो हम उसी लाइन पे अपनी बातों को लिमिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे में ये संभव नहीं है कि पूरे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे विस्तार से चर्चा की जाए। उसके बहाने हम कुछ चीजों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले विषय को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ उसमें कीवर्ड्स हैं जिनको कि आप सब लोगों को जानना चाहिए। विषय में जरूर प्रोविजंस शब्द है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ना कि प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कारण ये है कि प्रोविजंस जैसे ही हम कहते हैं, प्रोविजन का अगर मतलब समझना हो तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है प्रोवाइडिंग समथिंग टू समवन। ये एक्ट ऑफ प्रोविजन होता है, किसी को कुछ देना, देने वाला यानी कि कोई और है। इसलिए मैं कह, जबकि अधिकार हमारे होते हैं, अपने होते हैं, हम सब जैसे स्वतंत्र हैं, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हम सब का अधिकार है। वो हमें कोई नहीं देता, अगर कोई देता है तो संविधान देता है। ठीक वैसे ही राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट या पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, वो सब हमें संविधान के तहत ही मिले। संविधान होता तो वो होते। तो एक शब्द आप समझ गए, प्रोविजंस। दूसरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये क्या होता है। तो पहली चीज तो ये कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये बहुत नया शब्द है। 1995 1990 से पहले, 1990 से पहले बहुत सारे शब्द थे डिसेबिलिटी में जो प्रचलित थे, जिसमें पहले एक वर्ड आया 1950 60s में, बहुत पॉपुलर हुआ, हैंडीकैप्ड। आप सब लोग जानते होंगे। हैंडीकैप्ड शब्द बेसिकली भेदभाव पूर्ण था, इसलिए क्योंकि वहां पे जो लोग होते थे वो भीख मांगते थे, जो डिसेबल्ड होते थे अमेरिका में बेसिकली, और उनके हाथ में एक टोपी होती थी, कैप होती थी। तो वहां से वो शब्द निकला हैंडीकैप्ड। फिर उसे चेंज किया गया, तो एक शब्द अस्तित्व में आया डिसेबल्ड पर्सन, जिसे बाद में बदल दिया गया कि नहीं, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान पहले डिसेबल्ड होने से है या पहले पर्सन होने से है। यहां से
अधिकारों पर बहस शुरू होती है, यहां से अधिकारों पर बातचीत शुरू हुई। मैं बहुत टेक्निकल बातचीत में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको बात का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो अंत में ये हुआ कि नहीं, वी आर द पर्सन फर्स्ट देन अ डिसेबल्ड। व्यक्ति पहले एक व्यक्ति है, उसके बाद वो स्त्री हो सकता है, वो पुरुष हो सकता है, वो सो कॉल्ड नॉन डिसेबल्ड हो सकता है, वो डिसेबल्ड हो सकता है, वो कुछ भी है, लेकिन पहली पहचान उसकी एक व्यक्ति होने की पहचान है। तो व्यक्ति प्रथम है, फिर उसके बाद की जितनी भी आइडेंटिटीज है वो आती हैं। अब यहां पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ना कह के पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा गया है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, उसके सेक्शन 2R के हिसाब से किसी भी इंडिविजुअल को स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का अगर कम से कम 40% है तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आएगा। तो स्पेसिफाइड माने आप सब लोग जानते होंगे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 तरीके की डिसेबिलिटीज को कैटेगराइज किया गया है। 21 तरीके की डिसेबिलिटीज के अंदर आप ये देखने की कोशिश करें कि आपको तभी माना जाएगा, आप बेनिफिशियरी हैं, आप वो राइट्स को अवेल कर सकते हैं जब आपको कम से कम 40% डिसेबिलिटी है। और दूसरी एक और चीज यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, टेम्परेरी नहीं कि मेरे पैरों में मोच आ गई तो मैं चल नहीं पा रहा हूं, अब मेरी बॉडी नॉन फंक्शनल है तो मैं 100% या 50% डिसेबल्ड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिस पे हम अभी नहीं जाएंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में पूरा विस्तार से उस पे चर्चा की गई है, उन सारी चीजों पे बात करने का यहां मतलब नहीं है खास। तो डिसेबिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी के केस में। अब बेंचमार्क तो आपको समझ में आ गया, डिसेबिलिटी क्या होती है, तभी आप पूरे तरीके से टॉपिक को समझ पाएंगे। डिसेबिलिटी को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया, एबिलिटी और डिसेबिलिटी। जब आप कोई भी काम करने की सक्षमता जो आपकी है वो किसी भी तरीके से अगर बाधित होती है, अगर किसी भी तरीके का आपको बैरियर फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ योर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी लिमिटेशंस, तो इसमें 4 शब्द हैं जिनको आप ध्यान रखिए। इन्हीं 4 कैटेगरीज में 21 तरीके की डिसेबिलिटीज को कैटेगराइज किया गया है। वो फिजिकल हो सकती है, वो मेंटल हो सकती है, वो इंटेलेक्चुअल हो सकती है। मेंटल और इंटेलेक्चुअल को अक्सर लोग आपस में मिक्स करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। तो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी, जैसे किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को सुनाई नहीं देता, या मेरे जैसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो ये सेंसरी इंपेयरमेंट है। तो इसी तरीके से फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आती हैं, जिनको जो व्हील चेयर यूजर्स हैं या जिनके हाथ या पैर में किसी तरीके की इंपेयरमेंट है, तो वो वाली कैटेगरी होती है। तो अब मेरे ख्याल से हम विषय को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप सोशल बैरियर्स फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, यानी कि कोई भी टैंजिबल बैरियर्स फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, सोशल मूवमेंट में आपको किसी भी तरीके का बैरियर फेस करना पड़ रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है और इससे डिसाइड होती है डिसेबिलिटी। 40% मेजर करने के WHO के कुछ स्केल्स है,
जिनके थ्रू आप डिसेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि वो कितने परसेंट डिसेबिलिटी है और कितने परसेंट नहीं है, तो उस हिसाब से मेजर किया जाता है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है। तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे WHODAS करके, तो एक स्केल आएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन उसी के बेसिस पे परफॉर्मेंस असेस की जाती है कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी प्रतिशत है। अब सवाल ये पैदा होता है, हम दूसरे मुद्दे पर पहुंचते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत क्या है, क्यों हमें स्पेशल प्रोविजंस करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में या फिर जॉब्स में रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो या कुछ भी स्पेशल प्रोविजंस बनाने की बात करते हैं, तो वो रिजर्वेशंस की जरूरत क्या है, इसको हमें समझना होगा। तब हम सरकार का विजन समझ पाएंगे। और सरकार का मतलब है कि सभी सरकारों का विजन, क्योंकि कोई भी सरकार हो, वो देश के विकास के लिए ही काम कर रही होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसे अगर आप देखने की कोशिश करें, इसके लिए मैं विजन को देखने के लिए मैं यूजीसी का एक डॉक्यूमेंट है, उससे कुछ लाइनें आपके लिए कोट कर रहा हूं। प्रमोशन इन रिजर्वेशन का यूजीसी का एक डॉक्यूमेंट है, नवंबर 2023 में रिलीज हुआ था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हिसाब से उन्हीं के गाइडलाइंस को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो बेसिकली भारत सरकार का जो विजन है, उसको ये डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट करता है। मुझे लगा कि इसलिए इस डॉक्यूमेंट को कोट करना सही होगा, जिससे हम समझ सके कि पर्पस क्या है स्पेशल प्रोविजंस का, क्यों हमें ये करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं कुछ लाइंस पढ़ता हूं उसमें से। रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में है ये, SC ST PWD OBC इन सारे कैटेगरीज के लिए। तो इसमें लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन in services is not only to give jobs to few persons belonging to these categories, but also aims at empowering empowering them and ensuring their participation in the decision making process of the state। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को जॉब्स देना, इसका पर्पस ये नहीं है कि रिजर्वेशन से कितने लोगों को जॉब मिल गया, कितने लोगों को फायदे मिले, कौन सी चीज से। उद्देश्य वो फायदा पहुंचाना नहीं है केवल, उद्देश्य ये है एम्पावरमेंट और फुल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट। स्टेट जो निर्णय लेता है, राज्य हमारे लिए हर मामले में कुछ ना कुछ निर्णय लेता रहता है, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की भी भागीदारी हो। एक अमेरिकन राइटर हैं, बहुत अच्छे डिसेबिलिटी के एक्टिविस्ट, टॉम शेक्सपियर। उन्होंने एक स्लोगन दिया था अर्ली 90s में डिसेबल्ड कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में। वो कहते थे कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। हमारे बारे में कुछ भी ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए जो हमको बिना बताए, हमारी बिना कंसल्टेशन के ले लिया जाए। तो ये हर एक किसी की डिमांड होती है। जैसे विमेन का रिप्रेजेंटेशन हम इंश्योर करते हैं, जैसे SC ST कम्युनिटी का करते हैं, OBC कम्युनिटी का करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का करते हैं, वैसे ही हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम डिसेबिलिटी कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने की कोशिश करें। तो ये बहुत जरूरी चीज है, तभी स्टेट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए टोकनिस्टिक अप्रोच से काम नहीं चलेगा। हमें कानूनों को उतना हद तक ही नहीं मानना है जितना वो कानून कहता है। नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है
कि आप कोई कंप्लेंट लेके गए तो पूछा जाएगा कि ऐसा कोई कानून है क्या, उससे दिक्कत होती। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसकी कहानी सुनाना चाहूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको बात समझ में आए कि कहाँ पे कानून होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ज्वाइन किया, मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जॉब में गया। उसका एक पैर में पहले से पोलियो था, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंडर में आता है, ओएच कैटेगरी में। उसको मार्केटिंग का जॉब दे दिया। एक तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिसको पहले से ही मोबिलिटी में दिक्कत है, उसको कहा तुम तो जाओ मार्केटिंग में। फिर वो मार्केटिंग में कुछ कर रहा था, तो उसमें उसका दूसरा वाला पैर भी इंजर्ड हो गया। तो अब इंजर्ड हो गया, उसका अपोलो में इलाज चला। और जिस दिन वो अपोलो से छूटा, उसी दिन उसको कह दिया कि आपका ट्रांसफर कर दिया है, आप आगरा जाके छुट्टी ले लो। वो दिल्ली में है। डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपको कम से कम 21 दिन और बेड रेस्ट करना है। और उसका ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि सर अब तो ट्रांसफर हो गया आपका। अब ये मेरे प्रोविजन में तो नहीं आता है, मैं कैसे करूं, मेरे जुरिस्डिक्शन में तो ये है नहीं, तो मैं कैसे आपको छुट्टी दे सकता हूं। तो उसने कहा सर मैं क्या करूं, मैं कैसे आगरा जाऊंगा। उसने कहा आप देख लो, किसी तरीके से मैनेज कर लो। उसे आगरा जाकर छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि ये कानून था। अब यहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, ना कि लीगल ग्राउंड की। वरना हम सब कानून को फॉलो करते हैं और उतना ही काम करने की कोशिश करते हैं जितना कि कानून में कहा गया। मैं आगे आऊंगा इस चीज पे। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही रहती है हमेशा ही, कि कानून इसलिए होते हैं क्योंकि वो मनुष्य को एथिकल बनाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य को एक एथिकल, एक नैतिक मनुष्य में बदल सके। जिस दिन उसका पर्पस खत्म हो जाएगा, उस दिन उस कानून की जरूरत खत्म हो जाती है। तो हमको इस तरफ बढ़ना है जहां कानूनों की जरूरत कम होती चली जाए, ना कि हम हर एक चीज के लिए कानून बनाएं और कानून पर अपनी निर्भरता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते रहें। ये बहुत जरूरी है। पहला और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रास्ता खोलता है। रिजर्वेशन एजुकेशन में 5% होता है सारे डिसेबिलिटीज का, जिसमें मतलब कौन सी डिसेबिलिटीज को किस तरीके का एजुकेशन दिया जा सकता है उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के गाइडलाइंस होते हैं अलग अलग। मैं यहाँ उसमें डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। और 4% रिजर्वेशन है जॉब्स में। तो 5% एजुकेशन में, 4% जॉब में, यानी सरकार मान के चलती कि 1% तो बेरोजगार रह ही जाएंगे। इसका कुछ क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता। SC ST केसेस में 15 और 7.5% या 27%, जितना जॉब में है उतना एजुकेशन में भी है। लेकिन डिसेबिलिटी के केस में 5% एजुकेशन में है और 4% जॉब में रिजर्वेशन है। तो ये आपको याद रखना है। वो सुपर न्यूमररी कैटेगरीज का काउंटिंग होता है सीट नंबर। जैसे अगर 5% रिजर्वेशन कैलकुलेट करना है तो 1, 21, 41, 61, 81 इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और अगर जॉब्स में कैलकुलेट करना है तो पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 26, पोस्ट नंबर 51, पोस्ट नंबर 76, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो और डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन जो होता है, एक और बात है वो जरूरी है जानना, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, वो वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का अंतर आप सब लोग समझते होंगे। डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि अगर कोई सीट, मान लिया कि सीट नंबर 1 अनरिजर्व कैटेगरी की सीट थी,
और डिसेबिलिटी में किसी का सिलेक्शन हो रहा है वो एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि वो एससी कैंडिडेट है इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा। होगा ये कि फिर उस केस में वो वाली सीट, यानी कि जो सीट नंबर 1 थी, वो एससी के लिए जितनी सीट्स रिजर्व हैं उनके अगेंस्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ना कि वर्टिकल रिजर्वेशन। ये वैसे वर्षा चलता है कि अगर ऐसे ही अनरिजर्व कैटेगरी का कोई सिलेक्शन हो गया है और एससी की सीट है तो फिर आपको अनरिजर्व के अगेंस्ट किया जाएगा। वो रोस्टर में बाद में शिफ्टिंग होती है, तो जो लोग रोस्टर बनाते हैं वो बात को समझ जाएंगे कि ये इस तरीके से करना पड़ता है। तो रिजर्वेशन एक बहुत जरूरी चीज है, ये रास्ता खोलता है। और इससे क्या होता है, जॉब्स में रिजर्वेशन से दोनों लेवल पे अब रिजर्वेशन होता है। इनिशियली पहले क्या होता था कि रिजर्वेशन केवल एंट्री लेवल पोस्ट्स पे होता था, अब ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन में भी एप्लीकेबल है, यानी कि बियॉन्ड एंट्री लेवल पोस्ट्स भी एप्लीकेबल होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन इन रिजर्वेशन ये मल्टीपल लेवल पे अप्लाई होता है। तो जो लोग भी इसको जानते हैं, ज्यादातर जगहों पे ये फॉलो किया जाता है, इसकी कोई खास चीज नहीं है ऐसी कि जिसको फुलफिल नहीं किया जा रहा हो। यूनिवर्सिटीज टाइम टू टाइम निकालती रहती हैं, उसमें यूजीसी के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है कि जहां पे पोस्ट नहीं भरी गई है आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला सकते हैं और बहुत सारी चीजों के थ्रू इन सारे पोस्ट्स को भरने की कोशिश कर सकते हैं। कुल मिला के लेकिन जॉब्स दे देना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जॉब में आना एक छोटी चीज है, ये एक शुरुआती चीज है। या किसी भी एक डिसेबल्ड स्टूडेंट का स्कूल में कदम रखना केवल एक शुरुआत है, वहां से आगे हमें उसे कहां पहुंचाना है, हर किसी की हैंड होल्डिंग हम करते हैं। सोसाइटी की खूबसूरती यही है कि हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ता है, हम किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करते। सेम गोज विथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो। यहीं पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, उसको मैं थोड़ा थोड़ा अनपैक करने की कोशिश करूंगा। वो आता है जिसको हम कहते हैं रीजनेबल अकोमोडेशन। रीजनेबल अकोमोडेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन से पहले यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं मैं शॉर्ट में। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इसलिए लाना पड़ा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 6 में पास हुआ और इंडिया इसका शुरुआती सिग्नेटरी था। तो अब इंडियन सरकार के ऊपर ये प्रेशर था कि वो अपने यहाँ डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको यूएनसीआरपीडी के हिसाब से बनाए। तो इसलिए ये एक्ट बनाने की शुरुआत हुई और लंबी लड़ाई चली इसमें। मैं भी बहुत बार पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, एक आध बार लाठी खाते खाते भी बचा। तो बहुत सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिंदगी में। तो पूरी लड़ाई हम लोगों ने अपने सामने वो देखी है। तो यूएनसीआरपीडी का जो टर्म था वो था बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे हम अभी। हम लोग डिमांड कर रहे थे सरकार से 2011 12 13 14 तक कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को जो है आप रखें, रीजनेबल अकोमोडेशन को हटा दीजिए। पहले अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट कहा गया, फिर रीजनेबल अकोमोडेशन आ गया। तो रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब ये होता है, उन्होंने कहा जो लोग कमिटी में थे वो कहते थे कि सरकार की या राज्य की कुछ लिमिटेशंस है। आप कह दोगे कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, तो फिर तो हमें हर जगह व्हील चेयर एक्सेसिबल बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन हम पूरे बिल्डिंग में एक वॉशरूम बना देते हैं, उससे दिक्कत क्या है? तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों है कि पहले इनएक्सेसिबल बनाओ फिर एक्सेसिबल बनाओ।
ऐसा क्यों नहीं हो सकता? किसी ने तो डिसाइड किया होगा कि बिल्डिंग में पहले स्टेयर्स बनाई जाएंगी, बाद में रैंप बनेगा। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बिल्डिंग के डिजाइन में पहले रैंप ही बन जाए, तो अलग से स्टेयर्स बनाने की जरूरत ही नहीं? इससे क्या नुकसान हो रहा है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। इसको कहते हैं नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। हमारे जो नॉर्म्स है वो फिक्स कर लिए गए, उसका कोई लॉजिक भी नहीं, उस पे आएंगे धीरे धीरे करके। तो बैरियर्स में पहला बैरियर होता है मेंटल बैरियर। आपके इंस्टीट्यूशन में कोई एक पर्सन विद डिसेबिलिटी काम करने आ गए, तो पहले तो यही लगता है कि यार इनसे भी काम करवाएं। ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। मैं आपको एक 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 स्टोरी बताता हूँ, जो कि रियल स्टोरी है। एक हमारे बहुत सीनियर थे, तो उन्होंने एक एनजीओ से ट्रेनिंग किया शॉर्ट हैंड में, फिर वो एज अ स्टेनो अपॉइंट हो गए। तो उनके जो बॉस थे, वो काफी सिंपैथेटिक अप्रोच थी उनकी, ओवर सिंपैथेटिक अप्रोच, जो कि अच्छा नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए। तो उन्होंने उनको कहा कि यार आप डेली ट्रेवल करोगे, मेरी आत्मा पे ये बहुत बड़ा बोझ है। तो आप एक काम करो, आप सिर्फ सैलरी लेने आ जाया करो। गलती से कभी आपका एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो वो बेचारे घर में रहते, लेकिन करें क्या, टाइम ना कटे। तो फिर वो चले गए उसी एनजीओ के पास, कहा सर कुछ काम दे दो मेरे को, मैं फ्री में करूंगा। कहा कि हुआ क्या है? वो जवाहरलाल कौल सर हैं, पद्मश्री अवार्ड मिला उनको बाद में। तो उन्होंने पूरी प्रॉब्लम पूछी कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कहा जा रहा है, मेरे जो बॉस हैं वो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा उनके पास जाओ और उनसे ये कहना कि सर एक्सीडेंट तो उस दिन भी हो सकता है जिस दिन मैं सैलरी लेने आता हूँ। तो अच्छा हो अगर आप सैलरी भी घर भिजवा दिया करें। तब ऑनलाइन का प्रोविजन नहीं था। तो उन्होंने जाके कहा, तो बॉस को ये बात समझ में आई कि ठीक बात है, ये करना ठीक नहीं है। तब उनको काम दिया जाने लगा, उनकी ड्यूटीज असाइन की जाने लगी। तो बहुत लेवल की लड़ाइयां होती हैं। ये होता है मेंटल बैरियर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे बहुत सीनियर थे, हमसे पिछली जनरेशन ने ये वाले चैलेंजेस को बहुत देखा। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जॉब लग गया इंडियन बैंक में। तो अब उनको कोई काम ना दे बैंक में, तो उन्होंने श्री एपीजे अब्दुल कलाम को मेल किया कि मुझे सैलरी मिल रही है और मैं वेस्ट हो रहा हूं एज अ रिसोर्स, तो प्लीज मुझे काम दिलवाइए। कलाम जी तब राष्ट्रपति थे। तो जाहिर सी बात है हंगामा मच गया। उन्होंने किसी को मेल किया, तो फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बताया मैं ये काम कर सकता हूँ। और बाद में कोविड में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। तब वो स्केल 4 ऑफिसर की तरह सर्व कर रहे थे उसी बैंक में, और जबकि तब तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन एप्लीकेबल भी नहीं हुआ था। तो किसी का भी फुल पोटेंशियल अगर आपको यूटिलाइज करना है, आपको पूछना पड़ेगा, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। इन सब लोगों ने, जो स्टोरीज मैं बता रहा हूं, इन्होंने काम मांगा। ये मेंटल बैरियर होता है कि हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि ये भी काम कर सकते हैं। ये पहली चीज है, जानना जरूरी है। दूसरा चीज क्या है? मेंटल बैरियर ही केवल बैरियर नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं बहुत तरीके के। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इन सब बैरियर्स को खत्म करने की बात करता है। तो मैं सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या बैरियर्स है, और आप इनको किस किस तरीके से देखने की कोशिश करें, किस किस तरीके से इन इन सारे बैरियर्स को देखें, समझें, जानें। तब ये बात समझ में आएगी। जैसे बिल्डिंग्स का डिजाइन हम किस तरीके से करते हैं। बिल्डिंग्स के डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रिटेन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, वो कहा करते थे कि फर्स्ट वी डिजाइन आवर बिल्डिंग्स, देन आवर बिल्डिंग्स डिजाइन अस। तो हम क्या बनाते हैं उससे ये तय होता है कि वहां भविष्य में क्या बनेगा, फ्यूचर में क्या चीजें बन सकती हैं। आपको एक बिल्डिंग बनाते हुए अगर आपके दिमाग में ये विजन नहीं है
कि यहाँ एक ऐसा इंडिविजुअल भी आ सकता है जिसे व्हील चेयर यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्डिंग बनते ही आप उन लोगों के लिए एक बैरियर खड़ा कर देते हो जो व्हील चेयर यूजर है, जबकि शायद आपके दिमाग में ऐसा ना हो, शायद आप सोच कर नहीं कर रहे थे ये काम। बस आपने क्या किया, सिर्फ अपनी नीड्स के हिसाब से उस बिल्डिंग को बनाने की कोशिश की, और वहां से पैदा हो जाता है एक बैरियर। फिर आप उसी बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, एक इनएक्सेसिबल बिल्डिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें एक्सेसिबिलिटी के प्रोविजंस करने की कोशिश करते हैं कि कहीं से कोने से रैंप लगा दिया, कोई लिफ्ट लगा दी। अब वो लिफ्ट में व्हील चेयर जो है वो मनूवर हो सकती है, नहीं हो सकती है, पता नहीं होता है। कई दफे तो ऐसा होता है कि कोई एक इंडिविजुअल है जो व्हील चेयर यूजर है, हम लोग तो कहीं भी वॉशरूम यूज कर पाते हैं, लेकिन उन लोगों को इतनी सुविधा नहीं है कि वो कोई भी वॉशरूम यूज कर सके, तो फोर्थ फ्लोर पे काम कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी वाला वॉशरूम जो है वो सेकंड फ्लोर पे है। तो सोचिए हर बार कितना बड़ा ये पेन है कि उन्हें 2 फ्लोर नीचे आना है वॉशरूम जाने के लिए, जबकि उनके जो फेलो कंपेनियंस हैं वो बगल में ही वॉशरूम यूज कर पा रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें। और इसमें क्या कोई खर्चा होता है बहुत ज्यादा अलग से? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं कि ऐसा आराम से किया जा सकता है। नेशनल बिल्डिंग कोड जो है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016, आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाए यूनिवर्सिटी में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कभी भी कोई बिल्डिंग का प्रपोजल बने या कोई भी टेंडर आए, तो आप लोग जरूर पूछें कि भाई आप ये नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके गाइडलाइंस क्या है। या इसका दूसरा तरीका ये है कि बिल्डिंग्स का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट भी करवाया जा सकता है। ये सारा रीजनेबल अकोमोडेशन का पार्ट है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि एक्ट के ऊपर बहुत सारे गाइडलाइंस बेस्ड होते हैं जो कि बनाई जा रही हैं, बहुत सारे स्टेट्स में बनाई भी गई हैं। मैं उस पे नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में। जैसे इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड में बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए नए 2021 में, लेकिन ये वर्ल्ड बिल्डिंग कोड 2016 में नहीं है। तो इसमें भी मेरा मानना है कि बहुत जल्दी अमेंडमेंट हो जाएगा और ये सारी चीजें आ जाएंगी। भारत में जो अभी प्रचलित है वो 2016 वाला ही नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया चलता है। और इसी के बेसिस पे इसमें बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल रैंप का जो कितना रैंप स्टीप हो, मतलब उसको 6 डिग्री एंगल से ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए। कि रैंप तो बना दिया लेकिन व्हील चेयर उस पे जाएगी तो गिर जाएगी नीचे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लिफ्ट की विड्थ कितनी हो, उसकी लेंथ कितनी हो, व्हील चेयर मनूवर हो सकती है कि नहीं, यहाँ तक कि वॉश बेसिन के सिंक के हाइट्स कितने होंगे उस पूरे बिल्डिंग के अंदर। तो जो वॉश बेसिन के हाइट्स होते हैं वो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर किसी ने पीडब्ल्यूडी वाला वॉशरूम देखा हो तो वहां वॉश बेसिन की हाइट नीची होती है इन कंपैरिजन टू दी अदर वॉशरूम्स। तो क्यों नीचे होती है? क्योंकि उसे बैठ के वॉश बेसिन यूज करना है एक व्हील चेयर यूजर को, और उसके साथ साथ में कमोड के राइट और लेफ्ट तरफ ग्रिल्स होते हैं ताकि वो उनको होल्ड करके व्हील चेयर को अपने हिसाब से मनूवर कर सके ठीक से। तो ये बहुत सारी गाइडलाइंस है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके अंदर। तो इन सारी चीजों को हमें फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो रैंप्स हो गया, लिफ्ट्स हो गया, साइन हो गया, टैक्टाइल हो गया, ये सारी चीजों का प्रोविजन इसके अंदर होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे दिमाग में कोई चीज हो ये जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा ये होता है कि हम शायद दूसरों की नीड्स के बारे में सोच नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में नहीं होते, क्योंकि हमने उस एंगल से दुनिया को देखा ही नहीं होता है। तो हमें ऐसा लग रहा होता है, इसलिए हम एक नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो मैं फॉलो कर रहा हूं वही सब लोगों के लिए ठीक होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैं 6 बजे उठ जाता हूं सुबह तो सब लोग
6 बजे क्यों नहीं उठ पाते होंगे, तो हम ये सोच नहीं पाते हैं कि नहीं हो सकता है कोई 5 बजे सुबह सोया हो। ये वाली चीज होती, ऐसे ही बिल्डिंग्स के मामले में भी होता है। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस पे जरूर फोकस करना चाहिए। एक नेक्स्ट चीज पे मैं आना चाहूंगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी में अभी बिल्डिंग्स की बात की। आप इंस्टीट्यूशन में बाहर भी मूवेबिलिटी के मामले में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो प्रॉब्लम बनती है उस पे आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, तो जरूरी है बात करना वेब एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। वेब एक्सेसिबिलिटी, हम सब ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास स्मार्टफोन है, तो दुनिया बदल गई है और सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। डिसेबिलिटी के मामले में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि अगर मैंने किसी को बता दिया कि मैं अब व्हाट्सएप भी यूज कर सकता हूं, मैं मेल एक्सेस कर पाता हूं, तो उनको लगने लगता है कि फिर मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो या तो आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या आप किसी को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हर किसी की बॉडी की लिमिटेशंस है, हर किसी की बॉडी की। इसीलिए मैं कहता हूं एक एक टर्म होता है होमोजीनियस, एक शब्द होता है हेट्रोजीनियस। डिसेबिलिटी एक हेट्रोजीनियस कम्युनिटी है। एक डिसेबिलिटी के अंदर भी 50 लोगों की 50 तरह की नीड्स हो सकती हैं। इसलिए सिंपैथेटिक अप्रोच का होना, एक एम्पैथी होना पूरे सोसाइटी के लिए, ये बहुत जरूरी है। पूरे डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए हम पूछें कि आपकी क्या दिक्कत है, तभी हम उसे कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरनेट यूज करते हो। अभी कुछ महीने पहले मेरे से किसी ने पूछा कि आपको कब लगता है कि आप डिसेबल्ड हो। मैंने कहा जब मैं फॉर्म भर लेता हूं पूरा, और लास्ट में सबमिट करने से पहले कैप्चा आ जाता है। मैं दुनिया में कुछ भी सॉल्व कर सकता हूं, मुझे लग रहा है कैप्चा छोड़ के। अब कैप्चा में भी कई प्रकार के कैप्चा हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल है जो चलता जा रहा है। पहले वो कहते थे आइडेंटिफाई द लेटर, तो कुछ टेक्नोलॉजी आगे आ गई जिसने वो लेटर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, इतना आसानी से कैसे कर सकते हो। अब वो कहते हैं आइडेंटिफाई द ट्रैफिक सिग्नल, तो अब आप ट्रैफिक सिग्नल, ये नहीं हो पाता है। फिर वो कहता है कि कितने कलर के बॉल्स दिखाए जा रहे हैं इसमें, ये बताओ, 2 3 4 5 6। तो बहुत सारे तरीके के कैप्चा होते हैं। कैप्चा इज अ सिक्योरिटी मेथड, हम सब लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन लॉग इन करने के बहुत सारे और तरीके भी हैं। आप सब लोग, ये बातचीत जब खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं कहूंगा कि आप कोई भी एक्सेसिबल वेबसाइट लॉग इन करिए। फॉर एग्जांपल, एसबीआई का वेबसाइट देखिए, उसमें कैप्चा है, उसमें ऑडियो कैप्चा है। आप इनकम टैक्स वाला जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर जगह कैप्चा है। ऑडियो वाला है नहीं, मैं समर्थ पे आज तक लॉग इन नहीं कर पाता हूं। रीजन कैप्चा, ऐसा नहीं है मुझे यूज करना नहीं आता, और 3 4 5 मिनट में सेशन टाइम आउट हो जाता है, वो रिफ्रेश कर देता है, तो मेरा स्क्रीन रीडर अपनी स्पीड से चल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, कोई भी एक एक्सेसिबल वेबसाइट आपको देखने, अनफॉर्चुनेटली जो कैपिटलिज्म है वो बड़ी अच्छी मार्केट क्रिएट करता है। जैसे कुछ वेबसाइट्स मुझे जहां पे सामान खरीदा जाता है वो काफी एक्सेसिबल मिलते हैं। जैसे गोवाई बीबो का वेबसाइट कुछ दिन पहले मैंने देखा था, वो ठीक ठाक था, काफी काम कर पाते हैं हम लोग उस पे। मेक माई ट्रिप का वेबसाइट कंपैरेटिवली काफी ठीक है। बहुत सारे जगह नेटफ्लिक्स का वेबसाइट एक आइडियल वेबसाइट हो सकता है। तो वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कस्टमाइज किया सारी चीजों को। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बहुत अच्छे एक्सेसिबल वेबसाइट्स बनाए हैं। जैसे दिल्ली में ही अगर आपको देखना हो तो एक सक्षम करके एक एनजीओ है, जो डिसेबल
लोगों के लिए काम करता है, उनका वेबसाइट है, या नैब दिल्ली का एक वेबसाइट है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें WCAG 2.2 लेटेस्ट गाइडलाइंस है, जिसके हिसाब से ये बनाया जा, लेकिन ये गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का मतलब होता है, गाइडलाइंस मैंडेटरी नहीं होती। वो क्योंकि कंपलसरी नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग उसे फॉलो नहीं करते, और बहुत सारे लोग इसलिए भी फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज है जो मैं बताना जरूरी समझता हूं। ऐसा करके आप केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम नहीं करते। एक्सेसिबिलिटी इज नॉट ओनली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इट्स फॉर एवरीवन। मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक नोटिस अपलोड करते हो वेबसाइट पे, और उस नोटिस में कोई लेबलिंग नहीं करते, तो क्या गूगल सर्च करोगे आप उस रिगार्डिंग तो कोई रिजल्ट आएगा? आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो कंटेंट को, वो लिखे हुए कंटेंट को कंटेंट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, इमेजेस को वो इमेजेस मानते हैं। तो आप करते हो इमेज की लेबलिंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन डे इस दिन होने वाला है। जैसे ही आप वो इमेज को या PDF को लेबल करते हो, वो गूगल आइडेंटिफाई कर पाता है कि अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे के लिए ये वाला नोटिस पोस्ट किया गया। तो इसकी अप्रोच हर किसी की बनती है, हर कोई उसे एक्सेस कर पाता है। आप कोई एक वेबसाइट आपने लॉन्च किया जिसमें आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो बहुत सारे, तो 5,000 फोटोज डाल दिया आपने अपने प्रोडक्ट्स के। मान लीजिए कि कोई कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, आप चला रहे हो। अब मैं सर्च कर रहा हूं सनस्क्रीन, आपका सनस्क्रीन छोड़ के मुझे सारे सनस्क्रीन मिलेंगे, क्योंकि आपकी इमेजेस लेबल्ड नहीं थी, क्योंकि आपने गूगल को बताया ही नहीं, या किसी भी सर्च इंजन को बताया नहीं कि ये एक सनस्क्रीन का इमेज है। तो इसीलिए उसकी लेबलिंग की जाती है प्रॉपर। दैट इज व्हाई एक्सेसिबिलिटी इज नॉट ओनली फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। जैसे ही आप कंटेंट की प्रॉपर लेबलिंग करते हो, उसे भेजते हो, तो वैसे ही होता क्या है कि आप हर एक के लिए उस कंटेंट को अवेलेबल बना देते हो, उसके लिए इजी टू फाइंड होता है। इसी तरीके से जैसे आप स्कैन करके कोई डॉक्यूमेंट भेजते हो, बेसिकली हम लोग जल्दी में रहते हैं, तो क्या करते हैं, मोबाइल से स्कैन किया, फोटो खींचा और भेज दिया। तो इतनी जल्दी होती है कि हमें लगता है ठीक है, हमारा काम हो गया, बाकी देखेंगे। उससे क्या होता है, अब वो 25 पेज का डॉक्यूमेंट था जिसमें मुझे एक पर्टिकुलर रोल नंबर सर्च करना था। क्योंकि वो सर्चेबल PDF नहीं है, तो मेरे लिए भी सर्चेबल नहीं है, और जो कोई सो कॉल्ड नॉन डिसेबल्ड है उसके लिए भी वो एक्सेसिबल नहीं है, वो भी उसमें सर्च नहीं कर सकते। तो अब वो अपना टाइम लगा के उसे कन्वर्ट करेंगे PDF को, OCR करके, फिर उसे सर्चेबल बनाएंगे, ताकि उसमें वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सर्च कर सके, क्योंकि PDF तो कई बार 1,000 पेज की भी हो सकती है। तो अगर उसे प्रॉपर OCR नहीं किया गया है, प्रॉपर उसकी स्कैनिंग नहीं की गई है, कन्वर्जन नहीं है, वो टेक्स्ट नहीं उसमें दिख रहा है, तो फिर वो किसी के लिए नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो केवल हमारे लिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा स्क्रीन रीडर टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में है वो प्रोसेस करना बहुत इजी है। लेकिन जैसे ही वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के बियॉन्ड चली जाती है, वो इनएक्सेसिबल हो जाती है। ऐसे ही कंप्यूटर्स पे बहुत बार पीछे से कुछ ना कुछ एड्स चलते रहते हैं, कुछ एल्गोरिदम चलता रहता है, कुछ वेबसाइट्स का कलर कंट्रास्ट ऐसा होता है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिन लोगों को है, तो उनको एंजाइटी हो सकती है। उनको, कई बार आपने वेबसाइट्स देखे होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आप पैनिक होने लगते हो कि ये क्या चीज हो रही है। तो नॉर्मल आदमी भी पैनिक हो जाता है। हाँ, हर कोई पैनिक हो जाता है। तो उसमें करना ये चाहिए कि आप एक टैब दो उस वेबसाइट के ऊपर कि मैं रिफ्रेश रोक सकूं। जब मैं रिफ्रेश करना चाहता हूं उस इंफॉर्मेशन को, तब मैं रिफ्रेश, अक्सर न्यूज़पेपर्स वाले जो वेबसाइट्स होते हैं, इंडियन वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या ये सब,
ये बहुत तेजी से रिफ्रेश होते रहते हैं, जबकि किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को देखें जो कि चाहे ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हो या फिर यूएसए से पब्लिश होते हैं, उनके वो एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे हैं, वो काफी अच्छा काम करता है, और उनके वेबसाइट्स के डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं। जैसे गार्डियन बहुत अच्छा है, वॉशिंगटन पोस्ट का बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से क्या है, उन्होंने उन्होंने क्या किया, जो कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूं। कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी वेबसाइट होता है, या कोई भी चीज होती है, उसको आप तीन तरीके से देख सकते हो। एक होता है यूजेबल डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बटन वाला फोन है, वो बोलता तो कुछ नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैंने याद कर लिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां नीचे वाले में 0 आएगा। तो अब क्योंकि मुझे बटन्स याद है, तो मैं नंबर मिला सकता हूं, और ये मान के मैं नंबर मिलाऊंगा कि ये मैं कर पा रहा हूं, तो नंबर मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने 9 नंबर वाला बटन प्रेस किया है। तो मैं अंदाजे से ये काम कर पाता हूं। इसको हम कहते हैं यूजेबल डिजाइन। दूसरा होता है एक्सेसिबल डिजाइन। एक्सेसिबल डिजाइन हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी प्री मेड मशीन में हम कोई सॉफ्टवेयर डाल के या कोई हार्डवेयर अटैच करके हम उसे एक्सेसिबल बना लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने विंडोज लैपटॉप में अगर कोई स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो उसके बाद वो मेरे लिए एक्सेसिबल हो जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सेसिबल डिजाइन। और तीसरा होता है यूनिवर्सल डिजाइन। यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई एंड्रॉयड या आईफोन खरीदा, आप वो फोन खरीद के लाए, आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपके फोन में एक प्री इंस्टॉल्ड स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उसमें एक्सेसिबिलिटी के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप शायद ही कभी यूज करें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन के बाद अपने अपने फोन में जो एक्सेसिबिलिटी का सेक्शन है पूरा का पूरा, उसे जरूर एक बार एक्सप्लोर करें और सोचने की कोशिश करें कि ये क्यों है, इसमें कितनी तरह की चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं, इसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो लोग ये फोन बना रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये कौन यूज करने वाला है। हो सकता है एक ऐसा इंडिविजुअल यूज करे जिसको कि बोलना ही नहीं आता, तो उसके लिए टेक्स्ट इनपुट है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग इस फोन को यूज करें जिनके दोनों हाथ ही नहीं है, तो वो असिस्टिव टच का एक बटन एक्टिवेट करके उस तरीके से काम कर सकते हैं, या वॉइस कंट्रोल से वो यूज कर सकते हैं। हो सकता है ये फोन वो लोग यूज करें जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो वॉइस ओवर या टॉक बैक ऑन करके उस फोन को यूज कर सकते हैं। तो कितनी नीड्स को हमने केटर कर लिया, लेकिन स्पेशल प्रोविजंस किए भी और नहीं भी किए। ऐसा नहीं किया हमने कि आप डिमांड करें तो मैं सप्लाई दूंगा। वो फैसिलिटी हर एक फोन में अवेलेबल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा पर्पस ये होना चाहिए, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट में कोई एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या ना हो, लेकिन जब हम वेब डिजाइनिंग करें, जब हम कोई वेबसाइट बनाएं, मोबाइल ऐप लॉन्च करें, या फॉर दैट मैटर क्लासरूम में पढ़ाने की कोशिश करें, तो हम ये जरूर समझने की कोशिश करें कि क्या मैं जो भी चीजें क्लास में यूज कर रहा हूं वो हर किसी को समझ में आ रही है कि नहीं, या मैंने जो नोटिस सर्कुलेट किया पब्लिक के बीच में, क्या ये हर कोई पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। ये एक सवाल अगर आपके दिमाग में है, तो शायद आप एक बेहतर भारत जरूर बना पाएंगे। हमारा पर्पस ये है कि हम सबको यूनिवर्सल डिजाइन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसे यूजेबल या एक्सेसिबल डिजाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई बिल्डिंग है इनएक्सेसिबल है, तो सुगम्य भारत का एक बड़ा कैंपेन है जिसको कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर भी रीजनेबल अकोमोडेशन का ही आप पार्ट मानिए उसे, उसके अंडर वो आता है।
तो उसमें क्या है, जो बिल्डिंग्स पुराने हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनको एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो नहीं है, बन पा रहे हैं, उनमें आर्टिफिशियल रैंप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन हर एक नया इंस्टीट्यूशन जो बने, कोई भी एक नई बिल्डिंग बने, तो क्यों हम ये सोचें कि हम पहले एक इनएक्सेसिबल बिल्डिंग बनाएंगे और फिर उसके बाद वो बिल्डिंग एक्सेसिबल बनेगी। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों की, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर एक की नीड हम समझ लेंगे, लेकिन कोशिश करें हम कि मैक्सिमम लोगों की नीड्स को हम केटर कर पाए अच्छे तरीके से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वेब एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसे केटर करना पड़ता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहूंगा, जो कि है इंक्लूजन। इंक्लूजन एक्सेसिबिलिटी के साथ एक जरूरी चीज है कि अगर आप किसी भी लेवल पे लोगों को एडमिट कर रहे हो, अपने इंस्टीट्यूशन में ला रहे हो, चाहे एजुकेशन में, चाहे जॉब्स में, या और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, ला देने के बाद एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज, एक होता है सोशल चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे, हम धीरे धीरे सुधार करते रहेंगे। लेकिन एटीट्यूडनल चेंजेस के लिए बहुत सारे कानून नहीं बनाए जा सकते। हालांकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ये कहता है चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनके पास ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई चीज होती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, उसमें प्रॉपर हियरिंग होती है, इट्स अ ट्राइब्यूनल। वैसे ही स्टेट में अलग अलग सीसीपीडी होते हैं जिनके पास आप कंप्लेंट कर सकते हो, तो वहां भी अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं। लेकिन कितने लोग, हर एक चीज पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो हमें क्या करने की कोशिश करनी है, हमें एनवायरमेंटल चेंज लाने की जरूरत है। हमें एक इंक्लूसिव सिस्टम बनाना है जिसपे कि सरकार का बहुत ज्यादा जोर है कि हम एक इंक्लूसिव इंडिया बनाना चाहते हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति, हम उसके बारे में ये ना सोचे कि इसकी नीड्स इतनी अलग क्यों है, ये ऐसे क्यों करता है। अगर सब लोग दाएं हाथ से खाना खाते हैं, तो कोई बाएं हाथ से अगर खाना खाए तो उसे ऑकवर्ड फील ना करना पड़े। ये होता है एनवायरमेंटल चेंज। हम सिर्फ इतना समझें कि अच्छा, ये बाएं हाथ से खाना खाता है, दैट्स इट। तो उतना ही नॉर्मल हो दाएं हाथ से खाना खाना जितना नॉर्मल बाएं हाथ से खाना खाने को मान लिया जाए। ऐसी सिचुएशन तक जब हम पहुंचेंगे, कोई काम कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, वो काम खत्म करता है कि नहीं, ये जरूरी चीज है। वो करते हैं, अच्छा करते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपने, आप पर्पस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब मैं ट्रेन से गया या कोई गाड़ी से गया, अंतिम उद्देश्य यही था कि सब कुंभ नहा के वापस आ गए। तो ये नहीं पूछा जाएगा, गंगा ने ये नहीं पूछा कि तुम कार से आए थे तो तुमको कम पुण्य मिलेगा, जो ट्रेन से आया है भगदड़ में उसके मरने का खतरा था तो ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। वैसी सिचुएशन नहीं है। वैसा ही आपके इंस्टीट्यूशंस के साथ भी होना चाहिए, और आप ये समझें कि हर एक की डिफरेंट नीड्स को केटर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश करें। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है, उसका विजन है कि ये होता रहे। और इसमें ये चीज समझिए कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितना तेजी से टेक्नोलॉजी बदलती है उतनी तेजी से लॉज नहीं बदल सकते। जितनी तेजी से लोगों की नीड्स बदलती हैं, जितनी तेजी से सोसाइटी बदलती है, उतनी तेजी से हम लॉज नहीं बदल पाएंगे कभी भी। तो हमें क्या करने की कोशिश करनी है, हमें अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है, हमें एटीट्यूडनल चेंजेस लाने की जरूरत है। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी अब बदल गई, बहुत सारे एप्स आ गए। मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूं, एक यूनिवर्सिटी का, कोविड सबके लिए अचानक आया था। फिर यूनिवर्सिटीज ने प्रोविजंस किए कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम में ये सिस्टम बनाया कि आप आंसर स्क्रिप्ट लिख के ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो मेरा एक जूनियर था, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जिसके पास
स्क्राइब नहीं था, क्योंकि वो गांव में फंस गया था कोविड के टाइम पीरियड में। तो उसने यूनिवर्सिटी को अपने एप्लीकेशन लिखा कि क्या मैं टाइपिंग से एग्जाम दे सकता हूं। तो उसको यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम पता कैसे लगाएंगे कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो फिर उसको अपने गांव से 100-150 किलोमीटर दूर आके उतने दिन रहना पड़ा जितने दिन उसे एग्जाम देना था। तो ये ऐसी चीज है कि इसके लिए कोई कानून नहीं है। आप इंटरप्रिटेशन पे भरोसा कर सकते हो। जैसे कानून कहता है कि उन्हें अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल वहां से शुरू होता है कि वो उस चीज को समझेगा कि नहीं समझेगा, वो ये जान पाए कि ये जेन्युइन नीड है या जेन्युइन नीड नहीं है। अगर वो टाइप करने की परमिशन मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है। तो ऐसी चीजों से जब तक नहीं देखेंगे, तब तक हम एक एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो इसमें क्या जरूरी है, हम सब लोग इंट्रोस्पेक्शन करते रहे लगातार कि हम कितने इंक्लूसिव हैं। क्या हमारी नीड्स कभी दूसरों से डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि फिजिकल एबिलिटीज का लिमिटेशन है हर एक किसी का। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से, जो कि जिसे हम कहते हैं, एक चार्ट होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। तो वो गाइडलाइन है जिससे बताता है कि हर एक किसी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो हर लेवल पे इंक्लूजन करने की जरूरत पड़ेगी, और हमको हमेशा ही टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो नहीं करना पड़ेगा कि ऊपर से कोई रिटन इंस्ट्रक्शन आए तभी हम वो चीज करें। हम अपनी तरफ से भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हम सोसाइटी को बेटर बनाने की लिए बढ़ें। क्योंकि WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से दुनिया की लगभग 16% पॉपुलेशन को किसी ना किसी तरीके का डिसेबिलिटी है। हम अपने आप से पूछें कि क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पीछे छोड़ के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं? और अगर बढ़ सकते हैं तो क्या वाकई में वो डेवलपमेंट होगा? तो ये जानना बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट चीज पे मैं आऊंगा, जो कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, तो ये जरूरी है इस चीज पे डिस्कस करना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स की, जिसमें कई बार स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स जितने तरीके के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एडमिशन को ऑनलाइन कर दिया गया, CUET में एग्जाम सारे ऑनलाइन होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल एक्सेस नहीं है। वो अभी भी किसी दूसरे से फॉर्म भरवाते हैं, और साइबर कैफे वाला फॉर्म भर तो देता है, लेकिन वो याद नहीं रख पाता है कि उसने किस ईमेल आईडी से फॉर्म भरा था। ऐसे कंडीशन में उनको मेल आया एडमिशन के लिए, और गलती से वो छूट गया। वो साइबर कैफे वाले ने नहीं बताया उनको कि इस डेट में आपका एडमिशन होना था और ये छूट गया है। तो यूनिवर्सिटी को इस केस में क्या करना चाहिए? बहुत सारे यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं कि वो डेडलाइंस पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि वो उनके लिए लक्ष्मण रेखा होती है कि हमने पार किया तो भस्म हो जाएंगे। ऐसा सिस्टम नहीं चल पाता है बहुत बार, अगर हम सोशल प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग अभी अभी एंट्री कर रहे हैं ऐसे सेटअप में, किसी न किसी तरीके से स्टूडेंट्स हैं या फिर न्यू एम्प्लॉय हैं, या जिनको भी डिजिटल एक्सेस नहीं है, डिजिटल एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे एम्पावरमेंट होता है। और RPWD एक्ट ये कहता है कि ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं वो एक्सेसिबल बनाई जाएं, लेकिन हर एक कोई ये करने के लिए अभी, क्योंकि उनको लर्निंग ही नहीं है उस चीज की,
तो स्पेशल कोर्सेज कराए जाएं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहे बीच बीच में, और हम ये देखते रहे कि जितनी भी पॉलिसीज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को केटर करेंगी या नहीं करेंगी। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो लॉन्च होते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चलता है कि कितने डिसेबल्ड स्टूडेंट्स उसको ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो कोर्सेज का भी एक्सेसिबिलिटी ऑडिट होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी कितने लोग की है, कितनी डाइवर्सिटी है, लोग जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से। तो मैं ये कहूंगा कि हमसे जो नीचे हैं, किसी ना नीचे मतलब कोई हायरार्किकल फॉर्म में नहीं, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं और एक कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो ऐसी कोई प्रॉब्लम बताता है कि मुझे स्क्राइब नहीं मिला जिससे मेरा पेपर छूट गया, तो क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया जा सकता है? या मेरी एडमिशन में डेडलाइन छूट गई जो कि मुझे फॉलो करनी थी और गलती से मैं नहीं कर पाया क्योंकि साइबर कैफे वाला नहीं था, तो इसलिए हम ये चीज नहीं कर पाए। तो वैसे केस में मुझे लगता है हम सबको एक सिंपैथेटिक अप्रोच अपनाना चाहिए। और इस सेशन के लिए मैं लास्ट बात कहूंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन वाले सेशन की तरफ जाएंगे। वो ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो पार्टिसिपेशन है वो रीगल इक्वालिटी को अचीव करने से आता है, जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट रोल है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उन लोगों का भी। तो वो कैसे इंश्योर होगा? यानी कि जहां पे भी कानून नहीं भी है वहां पे भी कोशिश की जाए कि हम सब लोग इकट्ठे बैठ के एक एक डिस्कशन के माहौल में बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करें। यानी कि आप के कन्वीनरशिप में कोई कमिटी बनाई गई और वो कमिटी में कोई एक पीडब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो आप ये ना सोचो कि मुझे तो अथॉरिटी मिल गया। यानी कि कोई एक्सक्लूसिव अथॉरिटी नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया 21 तरीके की डिसेबिलिटीज हैं, तो हम सबको अपने आप को लगातार सेंसिटाइज करते रहना पड़ेगा। मैं खुद भी 21 तरीके की डिसेबिलिटीज के डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को अभी उस तरह नहीं जान पाऊंगा जिस तरीके से वो 21 लोग अगर यहाँ पे खड़े होके अपनी अपनी डिसेबिलिटी की नीड्स के बारे में बताएंगे। तो हम सबको एक खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करनी है। और मेरे आज के सेशन का पर्पस यही है कि हम सब अपने अपने दिमाग को थोड़ा और खुली हवा में ले जाएं, थोड़े और ज्यादा लोगों से बात करें, और इससे क्या होगा, हम बढ़ेंगे ही, हमारे अंदर कोई कमी नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जिसके भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे या डिस्कशन होगा वो मैं लूंगा। 3:30 कितने बजे ब्रेक है? 1 घंटा 3:20। 15 मिनट का है, तो हाँ अब ब्रेक कर लेते हैं आशु। ब्रेक के बाद डिस्कशन वाला सेशन शुरू कर लेंगे। ठीक है, 3:20 के बाद मैं ये क्लियर थोड़ा कि फिर 3:30 हम स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम ब्रेक कर रहे आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है तो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट आवाज आ रही है सर की? जी सर आ रही है। हाँ जी, तो कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो कोई सजेशन ही देना चाह रहा हो? कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर मुझे लगता है कि जैसे ही वो उनको कोई देखता है तो सर के हिसाब से करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिसेबल पर्सन, पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी सर जो भी है, हाँ, तो उनके लिए सिंपैथी तो लोगों में है। मतलब जैसे ही उनको देखते हैं तो
उन सिंपैथी तो सर नजर आती है लोगों के अंदर कि वो सोचने लग जाते हैं कि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो या रोड क्रॉस करा दें। बट सर मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि सेंसिटाइजेशन में और सिंपैथी में क्या अंतर है। ये जो अभी करंट में लोगों के अंदर जो सिंपैथी है और आप जिस सिंपैथी की बात कर रहे हैं वो सेम है या सर वो अलग अलग? नहीं, वो अलग अलग है। देखिए, सेंसिटाइजेशन जो है वो अंतिम उद्देश्य है, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। अगर आप सेंसिटाइज्ड हैं किसी चीज को लेके तो आप सिंपैथेटिक भी होंगे। इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान के अंदर दया भावना, करुणा भाव है। अगर वो किसी को देखेगा गिरते हुए या रोड पे खड़ा हुआ तो बहुत सारे लोग उसे आएंगे पूछने के लिए कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन हर शहर में नहीं होता ऐसा। ऐसा दिल्ली में ज्यादा होता है, ऐसा यूपी में कम। मैं तो बहुत अकेले घूमता हूं बहुत सारी जगहों पे। तो कई बार ऐसे होता है कि लोग, जो मेरे दोस्त यूएस वगैरह में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे को वहां कोई रास्ता नहीं बताता। तो उनसे अगर पूछो कि हम यहाँ पे कैसे जाएंगे तो वो कहते हैं कि आप गूगल मैप लगा लो। तो शायद वो इसलिए नहीं बताते हो क्योंकि उन्हें खुद ही ना पता हो। क्योंकि हम अपने जमाने में तो देख रहे हैं लोगों को रास्ता भूलते हुए। अब दिल्ली के रास्ते लोगों को उतने ज्यादा याद नहीं रहते जितने 10 15 20 साल पहले रहते थे, क्योंकि नेविगेशन ने ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे गूगल का एक टेक्नोलॉजी है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। तो वो नेविगेशन में हेल्पफुल है। रोड क्रॉस कराने में वो शायद ना काम करे, क्योंकि इंडिया में ऐसे भले मानस बहुत हैं जो जिनके लिए रेड लाइट ग्रीन लाइट बराबर होती है। वो इक्वालिटी को मानते हैं वहां पे कि ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स आर इक्वल। तो ये ऐसी चीजें सामान्य व्यवहार में वो नहीं करते हैं। सिंपैथेटिक अप्रोच तब तक ठीक है जब तक मैं सुपीरियर दिख रहा हूं। लोगों को तब दिक्कत होनी शुरू होती है। मैं जिस सिंपैथेटिक अप्रोच की बात कर रहा हूं वो सिंपैथेटिक अप्रोच होता है अपने वर्क स्पेस में, अपने फेलो क्लासमेट्स के साथ। सिंपैथी का मतलब ये नहीं है कि उसको रोड क्रॉस करा दिया। सिंपैथी का मतलब ये है कि आप अगर उसको आना जाना है तो आप देखें कि उसके रास्ते में कोई जबरदस्ती का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है। तो ये चीज, किसी बिल्डिंग का ब्यूटिफिकेशन करना होता है तो लोग बिल्कुल पैसेज के बीच में गमला रख देते हैं। वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि वो गमला जो रखा हुआ है वहां हो सकता है वो सुंदर लग रहा हो, लेकिन एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए जिसको व्हीलचेयर से आना है उसके पास इतना स्पेस नहीं है कि वो जाके फिर गमला उठा के साइड में रखेगा फिर व्हीलचेयर से मूव करेगा। या मैं पैदल जा रहा हूं तो मैं तो गमले से टकरा के गिर जाऊंगा। तो ब्यूटिफिकेशन ठीक है, लेकिन ये सोच के कि या दीवार के किनारे गमला रख दिया कहीं पे भी और आपने मान लिया कि ये तो किनारे ही रखा हुआ है, तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि मतलब उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया हो सकता है जहां पे आप वो रखने की। गमला इज जस्ट अ एग्जाम्पल, एक मेटाफर आप इसे समझिए। ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ में आप कर सकते हो। अगर कोई इंडिविजुअल कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को आप जब मुझे भेजते हैं तो आप प्लीज इसको इस फॉर्मेट में नहीं इस फॉर्मेट में भेज दीजिए, तो आप ये ना समझें कि वो आपका काम बढ़ाने के लिए कह रहा है। वो डॉक्यूमेंट उसके लिए हो सकता है एक्सेसिबल ना हो, इसलिए वो आपसे मांग रहे हो। तो सिंपैथेटिक अप्रोच का मतलब है कि हर एक की आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करना। सिंपैथेटिक अप्रोच का मतलब ये है कि ये जगह पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे का अधिकार है। मैं ओनर नहीं हूं इस स्पेस का, और अगर मैं ओनर भी हूं तो भी ये समझने वाली बात है कि दूसरों के रहने के लिए मैं वो जगह को ब्यूटीफुल बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं। तो ये मुझे लगता है दोनों चीजों में अंतर होता है। सामान्य सहानुभूति तो
हम सब लोगों के अंदर होती है, हम उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अधिकारों के लेवल पे आती है या हम फॉर्मल सेटअप में होते हैं, हमें डर लगने लगता है कि कहीं मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की कोशिश करूं तो इससे मेरे ऊपर संकट तो नहीं आ जाएगा, कहीं कोई मेरे से ये तो नहीं पूछने लगेगा कि तुमने कैसे ये डिसीजन ले लिया। तो जैसे ये चीज आती है तो हम बहुत सारी चीजों में डर जाते हैं, और जो हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भी नहीं कर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको वो एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करें, और उस बदलाव को फिर हम दूसरों के साथ भी देख पाएंगे, वो टेंजिबल फील होगा हमें। और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट कोई कुछ पूछना चाहता है या आगे चलें? आवाज तो आ रही है ना सबको? आगे चला जाए सर। यस सर। सर आगे चलते हैं, चलें। ठीक है, तो मैं कुछ और चीजों की बात करूंगा डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी तक हमने अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, अभी तक हमने इन उन सारी चीजों की बात की है जिसके थ्रू हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ कुछ पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज के लिए वो कुछ डिसेबिलिटीज जो है वो छूट गई हैं, जिनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, जिन पे चर्चा करना थोड़ा जरूरी है, और मुझे लगता है उन सब चीजों पे बात करनी चाहिए। तो पहले मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि बिल्डिंग के बाहर है, और फिर हम उसके साथ कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस की बात करेंगे, क्योंकि प्रशासन संवाद से चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन से चलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कम्युनिकेशन में ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो कैसे उनके साथ बातचीत करने के लिए, कैसे उनके साथ में जुड़ने के लिए, कैसे उनसे इंटरेक्ट करने के लिए एक माहौल बनाया जा सकता है, तो उन सब चीजों पे मैं 15-20 मिनट बात करूंगा। तो पहली चीज तो ये कि हमने वेब एक्सेसिबिलिटी की बात कर ली, हमने वर्ल्ड बिल्डिंग कोड की बात कर ली कि बिल्डिंग्स का डिजाइन किस तरीके से करेंगे, लेकिन उसके साथ जो और जरूरी चीज है कि हम बिल्डिंग तक पहुंचेंगे कैसे, ये भी एक जरूरी चीज है। बेसिक नीड्स होती हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कहता है रीजनेबल अकोमोडेशन के अंदर कि अगर आपके पास हाउसिंग या अकोमोडेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको उनके वर्क प्लेस के, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के वर्क प्लेस के नजदीक अकोमोडेशन देना चाहिए। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिटी, जो शहरों का, जिस तरीके के हम अर्बन सिस्टम बना रहे हैं, वहां पे वॉकेबिलिटी इंश्योर करना, वहां पे मूव करना, वहां से आना जाना, ये कई बार एक चैलेंज बन जाता है कि जैसे एक इंडिविजुअल है जिसकी जिसका ऑफिस थर्ड फ्लोर पे है और वो एक व्हील चेयर यूजर है, तो छोटे छोटे चेंजेस किए जा सकते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से कि आप कोशिश करें कि उनका ऑफिस अगर पॉसिबिलिटी है तो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दें, अगर व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है उस पर्टिकुलर फ्लोर तक, तो इस केस में। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनके एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसको कि कोई एक इंस्टीट्यूशन मैनेज नहीं कर सकता अकेले, उसके लिए लार्जर एड्रेस की जरूरत है। और वो कहां से होता है? वो सरकार से होता है। वो उसमें आप एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह प्रयास कर सकते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ मूव करें तो कितने फुटपाथ्स हैं जो टूटे हुए हैं। ये हालत, अब ये मैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं,
बहुत से शहर तो ऐसे हैं जहां फुटपाथ ही नहीं है, वहां वॉकेबिलिटी का क्या? इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो इंसान है जो पैदल चल रहा है। तो ये वैसी सिचुएशन में आपको ये इंश्योर करने की कोशिश करनी है कि जो आपका एरिया है, आपके इंस्टीट्यूशन का जो एरिया है, उसका एक्सेसिबिलिटी ऑडिट टाइम टू टाइम होता रहे। और अगर आप उसका रिपेयर और कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते तो कम से कम हायर अथॉरिटीज को वो रिकमेंडेशंस भेजें। इसमें कोई ब्लेम वाली बात नहीं है, किसी को ब्लेम ने, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओवरग्रोन ट्रीज के बारे में बहुत कुछ कहा कि ये कैसे ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, क्योंकि आप जो पैदल चलता हुआ एक विजुअली इम्पेयर्ड है, उसकी स्टिक जो है वो तो घुटने के आसपास या कमर से ऊंचाई तक की जितनी चीजें होंगी उसको देख पाएगी। अब रैंडमली कोई माथे के सामने चीज आ गई तो शायद उसे वो ना दिखे। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करने की कोशिश करनी है? आपको ये करना है कि आप बीच बीच में एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करते रहेंगे, तो उनकी रिपोर्ट्स भेजते रहेंगे, तो टाइम टू टाइम, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो 100% सॉल्व हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। दूसरी चीज क्या है इसके साथ में? आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात हो गई, उसमें बहुत सारे डिजाइन्स की बात है, क्राउड की बात है, भीड़, उसमें टैक्टाइल पाथ और फुटपाथ्स की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए। कोई फुटपाथ आप लोग देखते होंगे कि बहुत ऊंचा होता है, कोई बहुत नीचे होता है, कहीं पे फुटपाथ अचानक खत्म हो जाता है, तो आपको फीडबैक ही नहीं मिलता कि ये खत्म होने वाला है और वो सडनली खत्म हो गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को चोट लग सकती है बहुत, और ये हर किसी के लिए प्रॉब्लम बनता है, केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ही प्रॉब्लम नहीं बनता है। लेकिन अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो किसी की तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेरेब्रल पॉलिसी वाले लोग, फॉर एग्जाम्पल जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिसको हम लोग आ, कुछ लोग डेफ भी कहते हैं। तो अब इन सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशंस के पैरेलल मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट करते थे, तो हम लोगों को क्या पता चला क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में कि जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको डिफिकल्टी होती है कि जो डेफ इंडिविजुअल्स हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, अगर उनके साथ कोई क्राइम हो गया ऐसा, तो वो एफआईआर कैसे लॉन्च करवाएं? उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि पुलिस पर्सनल्स को साइन लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उनको उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और एफआईआर का मतलब है कि उसमें आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसमें आपको लोगों से क्वेश्चन एंड आंसर करना है, जो भी लिखा हुआ है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है एज एन एविडेंस। तो जरूरत ये थी कि उस पुलिस पर्सनल्स को, जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं, उनमें मैक्सिमम को साइन लैंग्वेज के लिए अवेयर किया जाए। तो अब हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप सब लोग साइन लैंग्वेज सीखें। लेकिन कम से कम अपने इंस्टीट्यूशन के रिसोर्स पूल में कुछ साइन इंटरप्रेटर्स को जरूर रखें। आइडियल सिचुएशन ये है कि कुछ साइन इंटरप्रेटर्स की परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में, ताकि किसी भी जगह अगर साइन इंटरप्रेटर की जरूरत है तो वहां पर हम साइन इंटरप्रिटेशन करवा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें जरूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके से हम बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा लेते हैं, वैसे हर एक कोई कर पाता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही कंटेंट को बहुत तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, और प्रशासन का तो काम ही है
अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। एडमिनिस्ट्रेशन तो बीच का एक टूल है जो सारी कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने का काम करता है। तो जो कम्युनिकेशन वो प्रशासन तक ही नहीं प्रोसेस हुई, वो फिर वो ऊपर कैसे जाएगी और नीचे कैसे पहुंचेगी? वो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो आप सब लोगों को ये चाहिए कि अपने रिसोर्स पूल में कुछ साइन इंटरप्रेटर्स को जरूर रखें। जैसे हम लोग वर्कशॉप करते थे दिल्ली पुलिस पर्सनल्स के साथ, तो उसके बाद हमने उनको एक व्हाट्सएप चैनल बना के उस पे साइन इंटरप्रेटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। दे वर रेडी टू पे कि हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम साइन इंटरप्रेटर्स को बुला लेंगे, उनको ट्रैवलिंग और इस सब का पैसा देंगे। लेकिन बहुत सारे साइन इंटरप्रेटर्स ने, आप सरप्राइज होंगे सुन के, ये एक्सेप्ट किया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करेंगे। अगर किसी के साथ ऐसा कोई क्राइम हो रहा है और उस केस में उनको जरूरत पड़ रही है इस तरीके की, तो हम ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए भी तैयार है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके जो भी नॉर्म्स हैं आप उसके हिसाब से वो सारा चीज करवाएं, दैट्स ओके। लेकिन मतलब ये है कि आप सब ये भी सोचें कि आपसे डिफरेंट कम्युनिकेशन का पैटर्न भी हो सकता है। तो उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये दिल्ली में है, ISLRTC, जो कि लगातार इंडियन साइन लैंग्वेज की वोकेबुलरी को डेवलप कर रहा है। तो आपको उनके वीडियोस देखने चाहिए। उनके साथ में अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो स्पेशल सेशंस करें और जाने कम से कम कि ये भी एक भाषा है। ये भी उसी तरह की भाषा है जिस तरीके की भाषा हिंदी और इंग्लिश है। साइन लैंग्वेज किसी दूसरी भाषा पे डिपेंडेंट भाषा नहीं है, वो अपने आप में एक भाषा है, उसका अलग सिंटैक्स है। कहने का मतलब ये कि जितनी क्यूरियोसिटी से हम अपने बच्चों को इंग्लिश या संस्कृत सिखाते हैं, उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ, उतनी ही खुशी से हम अपने बच्चों को साइन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। और ये हमारे लिए कोई बैरियर नहीं बनेगा। हम एक नई भाषा जान पाएंगे और एक नई कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। और इसके साथ साइन लैंग्वेज एक तरीके का एक असिस्टिव टूल हो गया। बहुत सारी चीजें हैं। जब हमने इंक्लूजन की बात की कि सोसाइटी इंक्लूसिव बने और लगातार लोग प्रोग्रेस करें, तो कुछ चीजें हैं जिनकी मैं जरूरत समझता हूं, जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जानें कि टेक्नोलॉजी आज कहां तक पहुंच गई है और उसके हिसाब से आप अपने इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर कर सकते हैं अगर उन असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में जानते हैं और कोशिश करें उन तक पहुंचने की। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो सरकार की तरफ से एडिप स्कीम में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, उसको यूनिवर्सिटी को परचेज करना पड़ता है। जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स विद विजन इम्पेयरमेंट थे, उनको टैब दिया कुछ 300 या इतने ही स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत अच्छी स्कीम थी, उससे एम्पावरमेंट होता है। तो और बहुत सारी चीजें, जैसे आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, एक एक डिवाइस होता है स्मार्ट केन। स्मार्ट केन बेसिकली एक एक स्केन होती, एक छड़ी है जिसमें 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है कैमरे के अंदर। और वो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स अभी तक जो नॉर्मल स्टिक जिस तरीके से काम करती थी, तो वो घुटने के आसपास या घुटने से ऊपर तक का ऑब्स्टिकल कवर करती थी। लेकिन ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो उससे 5 या 6 फीट तक का भी अगर कोई ऑब्स्टिकल आपके सामने है तो ये आपको अलर्ट कर सकता है। तो एक एक जरूरी डिवाइस है जो कि अगर आप किसी को भी देखें, जरूरी नहीं है आपके इंस्टीट्यूशन में या कोई, आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से जो लो विजन यूजर्स हैं, जो जो लो विजन लोग हैं जिनको कम दिखाई देता है, उनके लिए किसी भी तरीके के मैग्नीफाइंग ग्लासेस या बहुत सारे अब तो एप्स भी अवेलेबल है
जिनको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे वो टेक्स्ट जो है वो एनलार्ज हो जाता है। और वो टेक्स्ट जब एनलार्ज हो जाएगा तो उनको वो पढ़ने लिखने में बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं हम लोगों की तरह, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोशिश करें कि मैक्सिमम क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड की जगह पे। पहले ब्लैक बोर्ड होता था, फिर व्हाइट बोर्ड हुआ, कुछ लोग नॉर्मल प्रोजेक्टर्स भी यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ में स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं। स्मार्ट बोर्ड काम क्या करता है कि जो भी कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो बोल कर भी बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लैक बोर्ड पे कोई व्हाइट बोर्ड पे या किसी भी चीज कोई कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, अगर वही इंस्ट्रक्शन आप स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं, अपना टैब भी कनेक्ट कर सकते हो उसमें या फिर मैनुअली भी लिख सकते हैं, वो आपको बोल के बताएगा। जिन लोगों को डिसलेक्सिया है वो उनके लिए टेक्स्ट को रीसाइज भी कर सकता है, टेक्स्ट को एनलार्ज कर सकता है। जिन लोगों को आ, मान लीजिए कि विजुअल इंपेयरमेंट है, उनके लिए वो स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। तो वो सारी चीजें उससे पॉसिबल हो जाती हैं। तो या फिर मीटिंग रूम्स में, कम से कम हर एक क्लासरूम में नहीं लगा सकते, तो कम से कम मीटिंग रूम्स में स्मार्ट बोर्ड जरूर होने चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम कितनी चीजों से अवेयर ही नहीं है। आज बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी करनी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, मैनुअल व्हील चेयर्स की जगह पे मोटराइज्ड व्हील चेयर्स आती हैं जो काफी बेनिफिशियल है। वो बहुत सारे ऐसे काम जो मैनुअल व्हील चेयर के साथ मनूवर में डिफिकल्टी होती थी और इंडिपेंडेंटली किसी भी एक इंडिविजुअल को करना कठिन होता था, वो सारे काम मोटराइज्ड व्हील चेयर के साथ इजी हो जाते हैं, आराम से वो किए जा पाते हैं। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सारी चीजों को जरूर समझें। जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करके आप जो ऑटिज्म जिन लोगों को है, जो जो स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म, उनको आप आराम से एजुकेट कर सकते हैं। ऑटिज्म में होता क्या है कि किसी भी चीज को बार 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 रिपीट करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अटेंशन नहीं बनता है ऑटिस्टिक स्टूडेंट का, उसके साथ में फोकस का इशू होता है। बहुत सारे लोगों ने इन्हीं लोगों को यूज करके, मैं आपको जैसे बताऊंगा तो शायद आप सरप्राइज हो जाए कि मुंबई में एक एजेंसी है जो अपनी कुरियर सर्विस में केवल हियरिंग इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज को लेता है। वो कहते हैं कि इनका अटेंशन दूसरों से ज्यादा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, ऐसा वो कहते हैं। कुल मिला के उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। वो किसी नॉर्म में नहीं फंसे इस चीज में। जैसे इनिशियली 2011-12 के आसपास तक ये माना जाता था कि एक जो हियरिंग इम्पेयर्ड है वो गाड़ी नहीं चला सकते। तो लॉजिक क्या था कि ये हॉर्न कैसे सुनेंगे। तो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के कुछ लॉयर्स थे जो ये केस लड़ रहे थे, तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि सर आप हॉर्न सुनते हैं क्या, क्योंकि गाड़ी में तो शीशे बंद करके म्यूजिक चल रहा होता है। सो हु लिसन्स द हॉर्न? नोबडी। जो रोड पे चल रहे हैं बेचारे वो हॉर्न सुनते हैं। तो डेफ इंडिविजुअल भी अगर हॉर्न नहीं सुनेगा और मैंने हॉर्न नहीं सुना तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना शुरू हुआ उस जजमेंट के बाद। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको आप जानेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी लगेगी कि कैसे एक एक फाइट चलती रहती है लगातार। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे ऑटिज्म वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेके बहुत सारे जॉब क्रिएशंस पॉसिबल है। जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोडिंग अनलोडिंग में या बहुत सारी चीजों में, उनको जिसमें भी रिपीटेटिव कोई काम करने की जरूरत है, तो वो पर्सन्स विद ऑटिस्टिक डिसेबिलिटीज वालों को जॉब देते हैं आराम से।
और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको बार बार नई चीजें सीखने में दिक्कत है। रिपीटेटिव वर्क में उन्हें नहीं दिक्कत हो रही है किसी भी तरीके की। तो बात ये है कि हम कितने लोगों के लिए दुनिया को ज्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे, कितने लोगों के लिए हर एक की नीड्स के हिसाब से चीजें क्रिएट करते चले जाएंगे, तभी हर किसी के लिए ये दुनिया बनेगी, ना कि कुछ दो चार लोगों के लिए। तो ऑटिज्म स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स आप ले सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। और इन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी लोग आपके यहाँ हैं या अपने आसपास आप किसी ऐसे इंडिविजुअल को देखें जिसके बारे में आपको लगता हो कि इन्हें डिसेबिलिटी है इस तरीके की, लेकिन ये मान नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि अपनी कंडीशन को देखने में मतलब वो भरोसा नहीं करना चाहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप उनको ओपनली अप्रोच करने की कोशिश करें। ये आप अपने एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं ये काम। इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटर होने का कोई रोल नहीं है कि बहुत आप एडमिनिस्ट्रेटर होके ये काम करेंगे। ये कोई लॉ नहीं कह रहा है आपको करने के लिए, ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर सिंपैथेटिक अप्रोच है, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल आगे बढ़े। आप उन्हें इन सारे फैसिलिटीज के बारे में बताएं। आप उन्हें बताएं कि लोग क्या कर सकते हैं। आप उन्हें बताएं कि हर एक इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी उतना ही इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है जितना इंडिपेंडेंटली मैं कर रहा हूं। और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इंडिया में 2011 के हिसाब सेंसस के हिसाब से, जो कि 7 डिसेबिलिटीज का पॉपुलेशन केवल काउंट करता है, तब 21 नहीं था, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के हिसाब से जो डिसेबिलिटीज है वो 7 डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था उस टाइम। तो 2.68 करोड़ पॉपुलेशन था, और जिसमें से एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन लगभग 1% लोगों का भी ठीक से नहीं हुआ है। तो इट्स लेस देन 1%। जबकि एनईपी 2020 का टारगेट है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करेंगे 2035 तक 100% स्कूल एजुकेशन में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब कि जितने स्टूडेंट्स क्लास 1 में आए उतने ही लोगों ने क्लास 12th पास किया। बीच में ड्रॉप आउट्स नहीं थे, किसी भी कंडीशन की वजह से उनको स्कूल छोड़ के जाना नहीं पड़ा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 18 साल की एज तक फ्री एजुकेशन की बात करता है, लेकिन ये जो फ्री एजुकेशन है वो उसी को तो मिल पाएगी जो जानते हैं कि एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि एजुकेशन भी मिल सकती है। तो आपके आसपास अगर एक भी ऐसा इंडिविजुअल मिले, मेरे एक बहुत सीनियर थे, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे एक कॉलेज में, ही हिमसेल्फ वाज अ विजुअली इम्पेयर्ड। उन्होंने 90s के बिगिनिंग में 13 स्टेट्स पैदल यात्रा की, लोगों को अवेयर करने के लिए कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों को आप पढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो हम एक को पढ़ा दें, अगर हम किसी एक को अगर एम्पावर कर दें, तो हम समझ सकते हैं कि हमने दुनिया में अपने हिस्से का काम काफी कर लिया है। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अगर एक इंडिविजुअल को एम्पावर कर सकता है, उसको एजुकेट करने में हेल्पफुल हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें बदल जाए। और अभी बहुत रिसोर्सेज है, सिचुएशन बहुत बदली है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इसी देश में केवल एक प्रिंटिंग प्रेस था, जो कि एनआईवीएच, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड कहते थे तब उसको, अब उसको एनआईईपीवीडी कहते हैं, देहरादून में। तो एक ब्रेल प्रेस होता था केवल, उससे हमारे पास इतनी किताबें पहुंच पाती थी कि
हम 15 लोग होते थे और टेक्स्ट बुक एक होती थी, तो हमने घंटे घंटे के हिसाब से नंबर लगा के पढ़ाई की है उस किताब में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर स्कूल को फ्री ब्रेल टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करता है, हर एक जगह पे। फर्क सिर्फ इतना, अब केवल ब्रेल टेक्स्ट बुक्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जितनी भी तरीके की डिसेबिलिटीज की स्पेसिफिक नीड्स हैं उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। एनएचएफडीसी के बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है बहुत सारे लोगों को। तो बात यह है कि वो सारी चीजें लोगों तक पहुंचे कैसे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम चीजें तो इंग्लिश में है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो इंग्लिश में है, लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? वो रीजनल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन कौन करेगा? उनको कौन बताएगा कि ये फैसिलिटीज है? वो सारा काम जो है मुझे लगता है हम लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी है जो कि बियॉन्ड लॉ है, बियॉन्ड एनी प्रोविजन है, कि हम सब एक बेटर इंडिया बनाने में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि विकसित भारत बनाने में मदद करें। तो 10-15 करोड़ लोगों को पीछे छोड़ के कैसे हम विकसित भारत बना पाएंगे? तो हमको ये सोचना है कि हर एक को साथ लेके चलना है। और जितनी भी चीजें हैं आज मैंने बताई, तो बहुत कम चीजें मैं बता पाया हूं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मेरा पर्पस ये है कि आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा हो, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो। तो आप जाएं, ऑनलाइन सर्च करें, देखें, जानें, तभी आप और चीजें सोच पाएंगे और जान पाएंगे। तो अभी मुझे इतना ही कहना है, मुझे आप लोगों ने बुलाया इसके लिए बहुत धन्यवाद। और किसी के कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी कमेंट्स हैं तो आप जरूर बताएं। किसी का कोई किसी भी चीज पे कोई क्वेश्चन या कमेंट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन? जी। You said about to make awareness on to make awareness. So in DU, for हमारा course है especially for हम BA in CAC or also the PWD is the population of PWD is very low. Yes. So how can I recommend those people like in DU हिंदू में अभी हॉस्टल नहीं है, हमारा उधर भी अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं है, और हमारा कोर्स ऐसा बिट सकता है कि वी हैव टू रोम एवरीवेयर फॉर स्टडी। यस, यस, अकोमोडेशन इज अ प्रॉब्लम। मैं इस चीज को समझता हूं अच्छे तरीके से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन हिंदू कॉलेज हॉस्टल इज अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना? वो तो दूसरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो हॉस्टल था उनके पास। अनफॉर्चुनेटली यूजी स्टूडेंट्स के लिए यस, अकोमोडेशन इज अ प्रॉब्लम स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। और उसमें भी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज में भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्टल चलाता है एक, बट दैट इज ओनली फॉर द मेल स्टूडेंट्स। तो अगर विमेन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो वो एक और ही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, क्योंकि विमेन का अकोमोडेशन is more severe problem, is more serious problem than accommodation of male students। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप विमेन की सिचुएशन को इमेजिन करेंगे तो वो ज्यादा वल्नरेबल लगेगी। बहुत सारे पेरेंट्स तो इसीलिए भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं लड़कियों को कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। एंड इफ देयर इज नो हॉस्टल, they won't send their female kid to study, especially in DU or some other places। बाहर नहीं भेज पाएंगे वो किसी भी सिचुएशन में। तो क्या करना है उसके लिए? उसके लिए यही कर सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स हैं, या और भी ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज को मैं जानता हूं तो वहां रिजर्वेशन हो या ना हो, वो प्रायोरिटी बेसिस पे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज को हॉस्टल दे देते हैं।
है ना। कितने भी, कोई सुपर न्यूमरी कुछ नहीं, कितने कैटेगरी नहीं, जितने लोग हैं डिमांड कर रहे हैं दे दो। तो दैट्स देयर फर्स्ट प्रायोरिटी आई एम सेइंग, एंड दैट्स बियॉन्ड लॉ। उसमें कानून तो कह रहा है कि 5% दे दो। 5% के बियॉन्ड तो आपके ऊपर कोई लीगल आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ये फॉलो करते हैं, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसा हर जगह किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक यूनिवर्सिटी कर सकती है तो मेरे ख्याल से सारी यूनिवर्सिटीज कर सकते होंगे। अकोमोडेशन, क्योंकि ये एक ऐसा लिमिटेशन है जिसका कोई टांजिबल सॉल्यूशन एक बार में निकल जाए, ये कहना कठिन है। इसको धीरे धीरे ही मेरे ख्याल से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब इसका क्या ही सॉल्यूशन है, नए हॉस्टल्स बनाए जाए, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट। अदरवाइज देर, हाँ, We can't recommend them for coming here, right? सॉरी, you cannot recommend students with disabilities. Abhi, like in this situation, No, you can recommend them. ऐसा कोई स्टूडेंट अगर आता है जिसको अकोमोडेशन का इतना सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हायर अथॉरिटीज को कांटेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे सीआईसी में भी 20-25 सीट्स हैं मेल स्टूडेंट्स के लिए, तो जिसमें से अगर कोई स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी आते हैं तो हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिकमेंड करते हैं किसी भी हॉस्टल में। फीमेल्स के केस में भी सेम है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स में सीट्स रिजर्व हैं, तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं। और उसके लिए हम वेट भी नहीं करते हैं कि मतलब ये क्लोज हो जाए, डेडलाइन क्लोज हो जाए तब करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। जो भी नियरेस्ट हॉस्टल होता है उनके कॉलेज से, हम उन्हें वहां रिकमेंड करते हैं, और पर्सनली भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको जितना जल्दी हॉस्टल मिल सके तो मिल जाए। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजों को लॉ एड्रेस करता है, लेकिन कई बार हमें बियॉन्ड एनी लीगल सिस्टम जाने की जरूरत पड़ती है किसी को हेल्प करने के लिए। Why are the main hostels more nearer to the campus? जबकि women's hostel ज़्यादा खराब होना चाहिए. Most of the women's hostel are in Mukherjee Nagar, which is थोड़ा सा far from the campus. यार मेरा ये टॉपिक डिस्कशन का है नहीं कि मुखर्जी नगर में क्यों हॉस्टल्स है, लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जमीन ही वही थी, तो कहाँ बना सकते थे। और मतलब ऐसा है क्या कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कम हॉस्टल्स है डीयू में? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है। केवल अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स की स्ट्रेंथ जो है वो 700-800 है, मे बी बियॉन्ड दैट। उसके बाद आप हॉस्टल्स देखो कितने हैं। ठीक है, रामजस में गर्ल्स हॉस्टल है, हिंदू कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है, केशव महाविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल है, मिरांडा, एलएसआर, इनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, दौलत राम की बात ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत रेयर कॉलेजेस हैं जिसमें फीमेल हॉस्टल नहीं है, या तो कोई भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जैसे ऑफ कैंपस कॉलेजेस में मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास मेल फीमेल किसी के लिए भी हॉस्टल नहीं है ना। तो वहां बहुत दूर से जाना पड़ता है लोगों को पढ़ने के लिए। इसीलिए जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनका रेशियो आप देखेंगे तो कैंपस में जितना ज्यादा है, बाहर नहीं दिखेगा उतना। बाहर इसलिए नहीं दिखता कि बाहर अगर एडमिशन हो भी जाता है तो माइग्रेशन ले लेते हैं, किसी दूसरे उसमें अपग्रेड कर लेते हैं अगर नेक्स्ट लिस्ट में उनका किसी कैंपस में नंबर आ गया तो। क्योंकि वो करेंगे क्या, वहां रहेंगे कैसे? तो फिर वो कैंपस वाले कॉलेजेस को ही चूज करते हैं ताकि हॉस्टल मिल जाए या उसके नजदीक कहीं ना कहीं रह पाए। लेकिन अगर नॉर्थ कैंपस में रह के किसी लड़की को भगिनी निवेदिता कॉलेज जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो वो रोज एक ट्रेवलॉग लिख सकती है ना। तो ये सिचुएशन तो है। Accommodation and all is very large issue. जैसे छोटे छोटे चीज भी, जैसे जो चेयर्स होते हैं उनके जो होल्डर्स होते हैं वो होल्डर्स और मोस्टली राइट हैंडेड. सॉरी,
the सर जैसे हमारे सेमिनार हॉल में सेफ्टी पर्सन अच्छा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन मैंने और नितिन ने इस पे रिसर्च किया, तो कुछ कुछ चीजों को छोड़ के बाकी मैक्सिमम चीजों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगा। रीजन ये कि देखिए, जैसे इस कमरे में दरवाजा जो है वो लेफ्ट हैंडर्स या राइट हैंडर्स के हिसाब से नहीं बनाया गया। यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल नॉर्म्स, नॉर्मेटिविटी जिसकी हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम लोग राइट हैंडर्स होंगे, ऐसा नहीं है। और अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही घर में रहता हूं, मेरे वॉशरूम में जो भी टैप्स हैं, मतलब जैसे हैंड जेट या फिर किसी भी तरीके का बीडे, वो सब लेफ्ट की तरफ है, राइट हैंड की तरफ नहीं है वो। तो होता क्या है कि आर्किटेक्ट को जिधर दीवार मिला, ठीक है, वो उधर ही लगाएंगे ना, उनकी मजबूरी है कि वो या तो फिर उधर लगा दे उतना दूर कि ढूंढ सको तो ढूंढ लो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो इंडिया का, जैसे कई बार क्या होता है, स्पेस क्रंच होता है, तो फिर हम वो लेफ्ट और राइट भूल के उस हिसाब से दरवाजे बनाते हैं। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग को आप देखें तो कुछ दरवाजे जो है लेफ्ट से राइट की तरफ खुलते हैं, कुछ राइट से लेफ्ट की तरफ खुलते हैं, है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि उतने ही स्पेस में आपको रूम का दरवाजा खोलना है, तो वो किस तरफ से किस तरफ खुलेगा आप उसको देखेंगे इस तरीके से। तो लेफ्ट और राइट वाली बात इन सारी चीजों में नहीं चलती। हाँ, कुछ टूल्स में जरूर चलती है, जैसे सीजर्स है या ये सारा चीज, तो उसमें जो फिंगर्स बनाई जाती हैं वो उसके राइट हैंड वालों के हिसाब से ही बनाई जाती है। यस, इट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन छोटे उसमें, मतलब वो ऐसे टूल्स के साथ में दिक्कत है थोड़ी सी। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे ज्यादा बड़ा इशू नहीं लगता है ये वाला। एक और चीज है academic barrier. After MEP, like there are classes like ACC and BAC. So for each period, we have to go to each classes. Like one class इधर हो. हाँ, मोबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ही कुछ सर्वे करवाना चाहिए। दिस इज माय सजेशन कि जितने भी एसईसी, वीएसी और एईसी हो रहे हैं जो कि कॉलेज क्लस्टर्स में होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज का दूसरे कॉलेजेस से कितना पार्टिसिपेशन है। एंड इफ देयर इज नो पार्टिसिपेशन और वेरी मिनिमम पार्टिसिपेशन, दिस रेजेस अ क्वेश्चन कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को या ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये क्लस्टर मॉडल को, फॉर एग्जांपल एनईपी में तो स्कूल क्लस्टर्स को भी प्रपोज किया जा रहा है कि विद इन 3 किलोमीटर रेडियस में जितने भी स्कूल्स होंगे तो उनका एक स्कूल क्लस्टर बनेगा। आप लोगों ने अगर एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे उस बारे में। तो उसे करने के लिए, मतलब वो कैंपस क्लस्टर भी जब बनेगा, जब स्कूल क्लस्टर भी जब बनेगा, तो मोबिलिटी एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये एक लार्जर इशू है। इसको मुझे लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने तरीके से ही सॉल्व करेगा। जैसे एक कॉलेज क्लस्टर में कोई एक व्हीकल हो जो ऐसा इंश्योर करे कि कोई कोर्स अगर किसी कॉलेज में नहीं ऑफर हो रहा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी सीएसआर से एक एम्बुलेंस लॉन्च किया, तो वैसे ही एम्बुलेंस के साथ साथ ऐसे भी व्हीकल्स धीरे धीरे आ सकते हैं, या फिर डीटीसी के थ्रू या किसी और सीएसआर से ये करवाया जा सकता है। तो इट इज डुएबल, लेकिन इसको करने के लिए पहले डेटा होना चाहिए। मुझे लगता है अभी तक इस बात का सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। जिस दिन ये डेटा होगा ये डिमांड जरूर उठेगी, और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना सेंसिटिव जरूर है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेगा। वो सॉल्यूशन हाइब्रिड मोड होगा, वो सॉल्यूशन ये होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑफर कर रहा है और ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आप अपने ही कॉलेज में ऑफर करें, क्या कैसे होगा, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनको वहां तक लेके जाए, कैसे करेगा वो यूनिवर्सिटी इंश्योर करेगा, लेकिन करेगा जरूर इस मामले में, मुझे ऐसा लगता है। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट
आवाज आ रही है? में लगा रखे कैसे आ रही है? यस सर। कोई किसी की कोई क्वेरी है तो, लेकिन ये बात है कि वैसे विजिबल जो है वो 10, 11, 12 रहते हैं, लेकिन 2-3 बार बुलाने के बाद नंबर एकदम ही जो है वो 18 पे पहुंच जाता है। चलिए कम से कम ये तो है कि सब जाग रहे हैं। ऐसा नहीं है मुझे कि एवरीवन इज जो है तो जागे हुए सोए नहीं है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सबको समझ में आ गया सर ने जो बताया? ये सर आ गया। आ गया? यस सर। यस सर, आ गया आ गया। सर ने बताया था कि भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा या डिसेबल पर्सन होगा? बताइए क्या बताया था सर ने? पर्सन विद डिसेबिलिटी। अच्छा, और बेंचमार्क को क्या डिफाइन किया था? कितना बताया था कि बेंचमार्क कितना होना चाहिए? 40%। 40%। चलिए, ओके, तो ठीक है। थैंक यू आशीष सर। मेरे ख्याल से सेशन तो अच्छा रहा, शायद हम इतना इंटरेक्टिव लेकिन फिर भी ऐसे हो गए। ठीक है, आपका Thank you. Many, अच्छा, it has cleared many obstacles in the examination. yeah, see, I have just 1 year of experience in not even a year. मैं एग्जामिनेशन वाला आदमी नहीं हूँ वैसे. आई हैव लॉट ऑफ कोलीग्स इन माय एग्जामिनेशन ब्रांच हु आर देयर फॉर लास्ट 25 years. बट मैंने आपको एक बताया फॉर एग्जांपल, जो हमने एक प्रोफेशनल कोर्स में इंट्रोड्यूस किया एक चीज, ऐसी हमने बहुत सारी इंक्रीमेंटल चेंजेस लाए हैं अभी सिस्टम में और अभी ला भी रहे हैं. तो हम इसको पॉलिसी को भी रिवाइज करने वाले हैं कि मोबाइल का स्पेशली, कि मोबाइल को आप बच्चे से लेकर के उसका फोटो लेके वहीं के वहीं उसको रिटर्न कर दो. आई थिंक इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग. ही हैज नॉट कमिटेड अ मर्डर और समथिंग जो हमारे को उसको रोकना है. बट हाँ, ऑफ कोर्स विद दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट जजमेंट एंड दी पेपर क्लिप व्हाट आई हैड शोन यू, उसके हिसाब से तो हमें लगता है कि हमें फोटो खींच लेना चाहिए उसका और प्रिंट आउट निकाल के वहीं उसको. सर इसमें मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ. हाँ बताइए. लेकिन सर इसमें एक चीज है कि Actually, during the proceedings in court, the mobile is very much required because the mobile set is sent to FSL. Whether the cheating in the UFM material is available in that particular mobile or not, it will be certified by the FSL only. यस, आई अंडरस्टैंड. वो डिपेंड करेगा कि मतलब वो किस तरह का एग्जाम है. इफ इट इज अ पब्लिक एग्जामिनेशन से नीट है या जेई है, ठीक है, जी सर. वहां पे वो वाला जो लॉ हम दिखा रहे थे ना आपको 2024 वाला, दैट विल कम इनटू प्ले. जी सेक्शन 3, जी सर. ठीक है, उससे वो चार्जशीट बनाएंगे. इट बिकम्स अ पुलिस केस. ठीक है, देयर द पुलिस विल सीज, तो उसका सीजर मेमो बनेगा. सीजर मेमो बनने के बाद वो पेश किया जाएगा चार्जशीट का कोर्ट में. तो जो एविडेंस की स्टेज आएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आएगी, वहां पे वो होगा. दैट आई एग्री विद यू. बट आपके जो स्टूडेंट्स है वो सिंपली कॉपीइंग फ्रॉम अ मोबाइल एंड ही वाज कॉट, और ही वाज नॉट इवन कॉपीइंग, और प्लस उसको आप खिलाफ आप नाउ सी वी हैव 1000 केसेस. वी कैन नॉट हैव 1000 FIRs and handling 1000 FIRs will go mad. हमारा सरकार का लिटिगेशन में इतना बड़ा बिल खड़ा हो जाएगा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो जाएगा कि आप इतना पैसे लिटिगेशन में कैसे खर्च कर रहे हो, है ना? सही बात है. So we have to be just and we have to be we cannot be arbitrary. हमारे को we have to be just और थोड़ा सा वो होना पड़ेगा because finally they are all our kids और उनको एक benevolent तरीके से देखना पड़ेगा. ठीक है, we cannot be too harsh on them. We can be firm. We can be firm but not harsh. ठीक है ना? जी सर. जी सर. और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं है. आई एम संदीप सर फ्रॉम मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी. Sir, whatever you have shared in the presentation, most of the things we are following, sir. So each and every aspect we are following.
It is not that I am a teacher, I am taking a Yeah, lecture or yes, like yes, that. yes, My yes. aim was to, interact with everybody. मेरे को भी Yeah, सीखना है आप लोगों को yeah. कि आपके मिजोरम में चीटिंग कैसे करते हैं। वो बैम्बू स्टिक लेके तो नहीं आते। क्यों बोलेगा ये मेरा ट्राइबल अटायर है, मैं तो यही लेकर आऊंगा, ये मेरा रिलीजियस स्टिक है, आई कैन नॉट लीव इट एट होम, आई हैव टू कम, ये मेरा टैटू है या मेरा ताबीज है, व्हाटएवर। सो हाउ विल यू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस? Sir, we can proudly say that, sir, hardly per semester we will get only less than 10 cases, sir, unfair means cases. Oh, see. Because we are around 10 to 12,000 students are taking exams every semester because we have I'll all tell the you affiliated colleges are there. the university, I'll tell you, see, in the last this session what has gone by, the exam started on the 10th of December and they ended say in the month of February. So February, half of the February was gone, by 12th or 13th February it went on. And approximately 6.5 lakh students had appeared. Now see the volume of students here, and if I start if I start catching them and confiscating their mobile phones, I don't have even space now to keep their mobile phones. My staff is having headache कि सर इसको रखेंगे कैसे, पुराना स्टॉक ही नहीं निकला है. What can we do? We can't even how to get rid of them. हम उसको ऑप्शन भी नहीं कर सकते. We can't do anything. So that way you are lucky, happy. But sir, actually mobile phones also they are using, and now we have given strict instructions to the colleges to use the I'll Jammers. tell you the best way to the best way you should give instructions, and at the entry point itself you should either frisk them or you should ask them to, even if not frisking, a metal detector type कुछ हो where it beeps and you'd say whatever you are carrying please keep it here, या तो उनको voluntarily बोलो कि यार वहाँ deposit करो. In most of the cases, students, they fear, I have an iPhone and the iPhone my papa has given me, it is for 1.25 lakhs. I cannot put it on teacher's table because what happened in one case, I have seen it, I have experienced it. वो बच्चे ने वहाँ टीचर के टेबल पे रख दिया, some smart kid came, he kept his phone, उसका फोन उठा के ले गया. Now that FIR, he is putting your name. I was giving it to you, you have not taken care of my phone. So you have to have guidelines for that. And sometimes, kid, he simply walked out of the classroom with the answer booklet in his hand. He said, I never knew that it has to be returned back. So Yes, you can't do anything about such cases. Yes. Sir, rather while issuing the admission tickets, such kind of instruction should be mentioned in admission ticket also. Yes. Not only that, उसके पहले भी आपको बताना चाहिए. This thing has to be, displayed on the colleges, the corners. वो सब उसमें होना चाहिए. ये एक regular exercise है. बताना पड़ेगा उनको कि आपको ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना. तो वो inculcate करना है उनके minds में. और बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर मैंने cheating किया तो मेरा पूरा semester, पूरा career खराब हो सकता है. So that fear has to be there. This is how the law works. लोग उससे नहीं डरते हैं, पुलिस से डरते हैं कि कुछ हो जाएगा. And you can see, a big elephant and a small छोटा सा mouth with a small pin in his hand, he is controlling the elephant. It is like that. And kids are full of energy. 17-year-old or a 20-year-old boy, he can beat 10 people like me in 1 second. तो वो kung fu karate भी सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है. You can understand. So you have to control them the way the Mahut, he controls the elephant. That has to be, the stick should be there in your hand. That is the power of that particular penalty and the clauses which are there in your SOP, I should say. उसके अंदर लिखा होना चाहिए, and it should be widely shared to the environment, and everybody has to be educated from time to time, right? Any other question, or should we close it? So now it is okay then. We are going to conclude the session for the day. And thank you GK sir. और जो participants थे मुस्कुराहट से लग रहा है कि everyone very pleased, and I hope so कि भाई all the concept was very clear to them. So then okay participant, that is all for the day. We will meet tomorrow. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir.